हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर दोस्तों अब आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान। बताएंगे दोस्तों इस युद्ध पर मोदी जी का क्या कहना है, और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन पर हमला करके कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा जारी रखेंगे युद्ध को। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सीमा पर बीएसएफ के हाथ लगी बहुत बड़ी सफलता। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर में बताएंगे जहाँ अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनने का ऑफर दिया दोस्तों, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम ने क्या कहा दोस्तों सबसे पहले आपको बताने वाले, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में नंबर 1 देश आने वाले समय में बन जाएगा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बात करें पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पुतिन ने यूक्रेन वार को लेकर कहा हमने कुछ नहीं खोया, जारी रहेगा रशिया का सैन्य अभियान। व्लादिमीर पुतिन ने बता दिया यूक्रेन युद्ध का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करके कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा। जी हाँ दोस्तों, बता दें बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा है कि मॉस्को अपने उद्देश्यों को हासिल करने तक यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने प्रतिबंधों के जरिए रशिया को अलग थलग करने संबंधी पश्चिमी देशों के प्रयासों का उपहास भी किया है दोस्तों। पुतिन ने सुदूर पूर्वी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में कहा कि यूक्रेन में सेना भेजने के पीछे 8 साल की लड़ाई के बाद उस देश के पूर्वी क्षेत्र में नागरिकों की रक्षा करना मुख्य लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि हम वे लोग नहीं है जिन्होंने सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, हम इसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी बताया है कि इस अभियान के दौरान हमने कुछ नहीं खोया है, यानी हमें कोई भी नुकसान, कोई भी लॉस नहीं हुआ है। अपने पूरे भाषण में पुतिन ने पहले की तरह यूक्रेन में जारी लड़ाई के लिए युद्ध शब्द का एक बार फिर इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों आपको बता दें रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमने कुछ नहीं खोया है और हम कुछ भी नहीं खोएंगे। सबसे सकारात्मक बात यह है कि हमारी संप्रभुता और मजबूत हो गई है। और उन्होंने कहा आगे कि रशिया में आर्थिक और वित्तीय स्थिति स्थिर हो गई है, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कम हो गई है और बेरोजगारी दर भी कम बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया है कि रूस अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस का सामना करते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जारी रखेंगे। यानी दोस्तों रशिया का कहना है कि ये जंग 6 महीने से हो रही हो या 6 साल से, हमने इसमें कुछ भी नहीं खोया है। यानी कि दोस्तों रशिया अभी भी नहीं रुकने वाला अपने बयानों से, तो यही लगता है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी रूस को लेकर बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका का रशिया को लेकर बहुत बड़ा बयान, कहा रशिया को आतंकवादी राज्य घोषित नहीं करेगा। अमेरिका कहा ऐसा किया तो होंगे गंभीर परिणाम। जी हां, अमेरिका रशिया को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक देश घोषित नहीं करेगा। व्हाइट हाउस का मानना है कि ऐसा करने से गंभीर परिणाम होंगे और यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाई जाने वाली सहायता पर असर पड़ेगा। दरअसल यूक्रेन ने अमेरिका से मांग की थी कि रशिया को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक देश घोषित किया जाए। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जीन पियरे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और हमारा मानना है कि रशिया को जवाबदेह ठहराने के लिए आतंकवाद का पदनाम देना सबसे प्रभावी या सबसे मजबूत रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा करने से यूक्रेन ही नहीं दुनिया के लिए बुरे परिणाम हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा मानवीय विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों से हमने बात की है। उनका मानना है कि ऐसा करने से यूक्रेन के क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, ये काला सागर बंदरगाह सौदे को भी खतरे में डाल सकता है, जिसके कारण दुनिया में 1 मिलियन टन से अधिक यूक्रेनी खाद्य निर्यात पहुंच रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रशिया को आतंकवादी राज्य जिस प्रकार से दोस्तों अमेरिका घोषित नहीं करने की बात कह रहा है, ऐसे में दोस्तों आखिर अमेरिका को रशिया को आतंकवाद देश घोषित करने से भी कुछ नहीं मिल जाएगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता, लगातार दूसरे दिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करोड़ों की हेरोइन हुई जब्त। जी हां दोस्तों, फाजिलका जिले में भारत पाकिस्तान सीमा से बीएसएफ के जवानों द्वारा हेरोइन और जिंदा कारतूस बरामद किए जाने की खबर मिली है। दोस्तों जानकारी के अनुसार बीएसएफ के जवानों ने सीमा के पास कुछ हलचलें देखी थी, जिसके बाद उन्होंने तलाशी अभियान चलाया और 7 किलो हेरोइन बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत
35 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही 50 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं दोस्तों। 66 बटालियन के अधिकारी दिनेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी टीम ने सीमा के पास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान भारतीय सैनिकों को गांव दिलावर भैनी के खेतों से हेरोइन और 50 जिंदा कारतूस मिले। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ये हेरोइन कहां और कैसे आई और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच उनकी टीम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की G7 को बहुत बड़ी चेतावनी, प्राइस कैंपिंग किए तो बंद कर दूंगा तेल और गैस की सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब उन देशों को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है जो उसके तेल की मूल्य सीमा बोले तो प्राइस कैंपिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि जो देश इस योजना में शामिल होंगे उनको रशिया की ओर से तेल और गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण फैसला होगा। जी हाँ, पुतिन ने प्रशांत बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को बताया है कि तेल की कीमतों को सीमित करना जैसा कुछ पश्चिमी देश विचार कर रहे हैं बिल्कुल मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। उन्होंने कहा अगर ये हमारे हितों के विपरीत है तो हम अपने आर्थिक हितों को देखते हुए किसी भी चीज की सप्लाई नहीं करेंगे। कोई गैस नहीं, कोई तेल नहीं, कोई कोयला नहीं, कोई ईंधन तेल नहीं, कुछ भी नहीं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत ने बांग्लादेश को 4 लाख मीट्रिक टन भेजा गेहूं। विदेश सचिव क्वात्रा ने बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मंगलवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौरे पर विशेष मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए क्वात्रा ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश को 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं भेजा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में गेहूं की आपूर्ति भारत में फसल की स्थिति और बांग्लादेश की जरूरत पर निर्भर करती है। क्या कुछ परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था? के सवाल पर क्वात्रा ने कहा कि बांग्लादेश और वास्तव में हमारे अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ विकास सहयोग साझेदारी परियोजनाओं की सीमा काफी व्यापक है और कुल विकास सहयोग बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर आप बांग्लादेश के मामले में देखना चाहते हैं तो प्रसार बुनियादी ढांचे के कई डोमेन में है जिनमें रेलवे कनेक्टिविटी परियोजना, सड़क परियोजनाएं, पुलों का निर्माण आदि शामिल। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भारत आर्कटिक मामलों में रशिया के साथ भागीदारी को मजबूत बनाने को लेकर गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कहा कि भारत आर्कटिक मामलों में रशिया के साथ भागीदारी को मजबूत बनाने को लेकर गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा है कि भारत यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर देता रहा है और वो संघर्ष को खत्म करने के सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें बैठक में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में मंच के शिखर सम्मेलन में अपनी मौजूदगी को याद करते हुए कहा कि भारत ने उस समय अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में रशिया के सुदूर पूर्व क्षेत्र के साथ भारत का सहयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह नीति अब भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा बन गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात तो कही दोस्तों, साथ ही साथ रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। मोदी जी ने कहा डिप्लोमेसी और डायलॉग से खत्म होगा यूक्रेन का संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध और उससे उत्पन्न विकट परिस्थितियों का जिक्र किया दोस्तों। मोदी जी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के कारण अनाज, फर्टिलाइजर और ईंधन की कमी विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है दोस्तों। भारत ने यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने पर जोर दिया है। ऐसे में दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के दौरे पर हैं दोस्तों। राष्ट्रपति सुरेल सुख ने उपहार में भेंट किया इनको घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनी मंगोलिया और जापान की यात्रा पर हैं। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली मंगोलिया यात्रा है दोस्तों। इस दौरान उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन सुरेल सुख से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राजनाथ सिंह को मंगोलिया का राजसी घोड़ा भेंट किया दोस्तों। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी को 7 साल पहले मंगोलिया यात्रा के दौरान घोड़ा भेंट किया गया था। राजनाथ सिंह ने बुधवार को सफेद घोड़े की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया। आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने लिखा कि मंगोलिया में हमारे खास दोस्तों की ओर से एक विशेष
विशेष उपहार। मैंने इस शानदार व सुंदर घोड़े का नाम तेजस रखा है, धन्यवाद राष्ट्रपति सुरेल सुख, धन्यवाद मंगोलिया। इसके बाद रक्षा मंत्री जी यानी राजनाथ सिंह जी ने टोक्यो पहुंचे दोस्तों, और वो आज दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे दोस्तों, और अपने जापानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे होंगे। अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन जंग लड़ रूसी सैनिक उतरे बगावत पर, खाना पानी और सैलरी ना मिलने पर रेजिमेंट ने किया युद्ध ना लड़ने का फैसला। जी हां दोस्तों, रूस की 127वीं रेजिमेंट के कमांडर्स पर आदेश ना मानने का आरोप लगा है दोस्तों। पहली आर्मी कोर के इन कमांडर्स ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन में लड़ाई करने से इनकार कर दिया है। अब ये यहाँ पर कमांडर्स के अंदर ही बगावत हो गई है दोस्तों। यूक्रेन में दक्षिणी ऑपरेशन कमांड की इंटेलिजेंस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जिन सैनिकों ने बगावत की है उन्होंने अपने सीनियर से कहा है कि वो अब युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ना तो पानी है और ना ही उन्हें राशन मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सैनिकों को उनकी सैलरी तक नहीं मिल सकी है दोस्तों। रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी GRU और SFB की तरफ से हर उस सैनिक की जांच की जा रही है जो इस बगावत के लिए जिम्मेदार है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूरोप के इस देश ने ईरान से तोड़े राजनयिक संबंध, एम्बेसी खाली करने के लिए दिया 24 घंटे का समय। जी हां दोस्तों, दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित देश अल्बानिया ने ईरान के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अल्बानिया ने ईरान को 24 घंटे के अंदर एम्बेसी खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बुधवार को कहा कि जुलाई के अंदर हमारे देश में एक साइबर हमला हुआ था। जांच के बाद अब ईरान के साथ सभी संबंध तोड़ने का निर्णय लिया गया है। जी हां दोस्तों, रामा ने वीडियो स्टेटमेंट जारी करके ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारी जांच में सामने आया है कि देश के खिलाफ किए गए साइबर हमले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के 4 समूहों के द्वारा प्रायोजित थे। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अपने बयानों पर झुके इमरान खान महिला जज के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर जताया अफसोस। बता दे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले महीने एक रैली के दौरान महिला जज के खिलाफ अपनी भड़काऊ टिप्पणी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इमरान खान की ओर से भड़काऊ टिप्पणी करने के कुछ घंटे के भीतर ही रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को धमकी देने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था दोस्तों। कोर्ट के भेजे अपने जवाब में इमरान खान ने कहा है कि टिप्पणी अनजाने में की गई थी और इसका मतलब उस महिला न्यायाधीश की ओर इशारा करना नहीं था जिसका वो बहुत सम्मान करते हैं। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी इरादा नहीं था, और अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है इसका मुझे गहरा खेद है। उनके बयान का मतलब न्यायाधीश को धमकाना नहीं था और वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूएस सांसद रॉ खन्ना ने भारत को काटसा प्रतिबंधों से विशिष्ट छूट के लिए पेश किया विधेयक। जी हां दोस्तों, भारतीय अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है जिसके पारित होने पर भारत को दंडात्मक काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी बोले तो काटसा प्रतिबंधों से विशिष्ट छूट मिल सकती है। खन्ना द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। काटसा एक कड़ा अमेरिकी कानून है दोस्तों जो प्रशासन को रशिया से प्रमुख रक्षा उपकरण व साजो सामान खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने 2017 में ये कानून पारित किया था। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर समुद्र की तरह दिखाई दे रहा है पूरा पाकिस्तान। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके इमोशनल हुए शहबाज शरीफ। जी हां, पाकिस्तान इस वक्त भयावह बाढ़ से जूझ रहा है दोस्तों। दक्षिण एशियाई देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका है। बुधवार को 18 और मौतों के साथ पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 1343 हो गई है दोस्तों। इसी बीच देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि समुद्र की तरह दिख रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अधिकारियों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुई इस आपदा में 220 मिलियन की आबादी में से 33 मिलियन यानी 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कम से कम $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ
शरीफ ने सिंध के दक्षिणी प्रांत की यात्रा के बाद मीडिया से कहा कि आपको वहां विनाश के पैमाने पर विश्वास नहीं होगा। जहां तक आप देख सकते हैं ये हर जगह पानी है, ये बिल्कुल समुद्र की तरह है। उन्होंने कहा कि सरकार जिसने बाढ़ पीड़ितों के लिए नगद सहायता को बढ़ाकर 70 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 313.90 मिलियन डॉलर कर दिया है। विस्थापित परिवारों के लिए 200,000 टेंट भी खरीदेगी। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की सरकार अपनी कामयाबी दिखाने की कोशिश कर रही है दोस्तों, लेकिन जिस चीज में वो नाकाम रही उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दोस्तों इस बाढ़ के आने को लेकर जिसका इंतजाम पहले से नहीं किया गया दोस्तों, क्या आप इसका दोषी शहबाज सरकार को मानेंगे या नहीं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री बनते ही लिज ट्रस ने भारतीय मूल की इस महिला को बना दिया गृह मंत्री। जी हां, ब्रिटेन की नव नियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री नियुक्त करने समेत अपनी कैबिनेट के शीर्ष पदों पर नियुक्ति की मंगलवार को घोषणा की। लिज ट्रस ने भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक को बड़े अंतर से हराकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने इस चुनाव में लिज ट्रस का ही समर्थन किया था। जी हां दोस्तों, दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में शुरुआत में ब्रेवरमैन ट्रस के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने मुकाबले से बाहर होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री एवं भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बजाय ट्रस को अपना समर्थन दिया था। गोवा और तमिल विरासत से संबंध रखने वाली 42 वर्षीय ब्रेवरमैन को गृह मंत्री के पद के रूप में उसका इनाम मिला है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जो बाइडेन ने लिज ट्रस से फोन पर की बात, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ने लिज ट्रस से फोन पर बात की और उन्हें ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी है। व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी दोस्तों। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि नेताओं ने दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों की पुष्टि की। बयान के अनुसार नेताओं ने हमारे देशों के बीच विशेष संबंधों की पुष्टि की और उन संबंधों को और गहरा करने की इच्छा जाहिर की। जी हां दोस्तों, आप प्रेसिडेंट बाइडेन का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें साफ लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस। बाकी चीजें आप देख पा रहे होंगे। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पुतिन जिनपिंग अगले हफ्ते करेंगे अहम मुलाकात। उज्बेकिस्तान में शिखर सम्मेलन के दौरान होगी बैठक। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ये अहम मुलाकात अगले सप्ताह हो सकती है दोस्तों। मीटिंग उज्बेकिस्तान में होगी। चीन में रूसी राजदूत एंड्री डेनिसोव ने बताया है कि पुतिन और जिनपिंग 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में मिलेंगे। यहाँ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान ही ये अहम बैठक होगी। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात फरवरी में बीजिंग में हुई थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल पर भारत में लगी रोक। जी हां, भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा भारत सरकार की कानूनी मांग पर ही ट्विटर ने किया है। पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल यानी कि @गवर्नमेंट पाकिस्तान नाम से है दोस्तों। फिलहाल इस पर भारत में रोक है, मतलब इस पर लिखी जा रही चीजें फिलहाल भारत में नहीं देखी जा सकती हैं। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने वेदांत पटेल। बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ऐसे पहले भारतीय अमेरिकी हैं दोस्तों जिन्हें विदेश मंत्रालय की दैनिक प्रेस वार्ता को संबोधित करने की जिम्मेदारी दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस अवकाश पर है। अंततः 33 वर्षीय पटेल, जो कि कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं, उन्हें देश की विदेश नीति से जुड़े मामलों पर मंगलवार को मीडिया को संबोधित किया दोस्तों। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले, JCPOA समझौते और लिज ट्रस के ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने जैसे विषयों पर चर्चा की और वो बुधवार को भी मीडिया को संबोधित करेंगे। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, वेदांत पटेल जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पाकिस्तान में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील को बाढ़ से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है प्रशासन। जी हां, पाकिस्तान में आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण प्रशासन को देश में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील को ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए मंगलवार को जद्दोजहद करना पड़ा। झील के जलस्तर को कम करने का प्रशासन का सारा प्रयास विफल रहा है और इस कारण आसपास रहने वाले 1 लाख लोगों को अब तक विस्थापित होना पड़ा है दोस्तों। यानी कि अब पूरा प्रशासन मिलकर उस सबसे बड़ी झील को बाढ़ से बचाने की कोशिश में लगी हुई है। एक और खबर की बात करें, जहां पर दुनिया भर के आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देगा UN। 26/11 पीड़ितों को भी किया जाएगा याद। बता दें, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों सहित दुनिया भर में आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि देने के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस 8 से 9 सितंबर को आयोजित की जाएगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में आतंकवाद के पीड़ितों की संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कांग्रेस का आयोजन किया गया है दोस्तों। और ये कांग्रेस आतंकवाद के पीड़ितों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव साझा करने, चुनौतियों, उनके लचीलेपन की कहानियों और सामाजिक रूप से जुड़े वातावरण में व्यापक समाज में योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। एक और खबर की बात करें जहां पर हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जवाब दोस्तों। कहा अगर लड़के स्कूल में धोती पहनना चाहें तो क्या हम उनको पहनने दें। बता दें सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की एक बेंच कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अहम मामले की सुनवाई कर रही है। ये मामला स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मुस्लिम लड़कियों द्वारा सिर पर पहने जाने वाले एक स्कार्फ पर पाबंदी, बोले तो आम शब्दों में हिजाब बैन से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है। तो वहीं अलग अलग याचिका दाखिल करने वाले वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। तो इन्हें वकीलों में से एक देवदत्त कामत ने जब हिजाब को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बताया तो बेंच में शामिल जस्टिस गुप्ता ने पूछा अगर कोई सलवार कमीज पहनना चाहता है या लड़के धोती पहनना चाहते हैं तो क्या इसकी भी अनुमति दे दी जाए। ऐसे में दोस्तों जज के द्वारा कहे गई इन बातों का क्या आप समर्थन करेंगे, लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और हिजाब बैन पर आपकी अपनी निजी राय क्या है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर की सीएम की कुर्सी। जी हां दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी ने दिया करारा जवाब। आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बहुत बड़ा ऑफर दिया है सीएम बनने का दोस्तों। कहा 100 बीजेपी विधायक को तोड़ कर ले आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। जी हां दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी का करारा जवाब। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा यूपी के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद की कथित पेशकश करने के मामले पर विवाद गहराता जा रहा है। अब भाजपा ने समाजवादी पार्टी नेता पर पलटवार करते हुए उन्हें उनकी खुद की पार्टी का ध्यान देने के लिए कहा है। यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख पर तीखा हमला करते हुए बुधवार को कहा है कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए क्योंकि उनके अधिकांश विधायक सत्ताधारी पार्टी के संपर्क में हैं। मंगलवार को एक टेलीविजन कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने मौर्य को बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से सबक लेने की सलाह दी थी। अखिलेश ने उनसे 100 विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने की पेशकश करते हुए कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आप दोस्तों भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य जी को सलाह दी है वो भी बीजेपी को तोड़कर सीएम बनने की। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। जो खुद सीएम नहीं बन पा रहे हैं दोस्तों वो केशव प्रसाद मौर्य जी को सीएम बनने का सपना दिखा रहे हैं, इस पर आपकी जवाब तो बनती है। एक और खबर की बात करें दोस्तों जहां पर आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन होना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 7 बजे शाम को इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे दोस्तों। और इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण होना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार राजपथ को कर्तव्य पथ नाम देना सत्ता के प्रतीक को हटाकर सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण का नाम देकर एक उदाहरण पेश करना है दोस्तों। बुधवार को बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और ये कदम अमृत काल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे पंच प्राण औपनिवेशिक मानसिकता के निशाने को हटाना के अनुरूप होगा। वर्षों से सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के राजपथ और आसपास के क्षेत्रों में आगंतुकों के बढ़ते यातायात का दबाव देखा जा रहा था, जिससे इसके बुनियादी ढांचे पर दबाव भी पड़ा। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।